हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी की सेकंड सीरीज का सेकंड पार्ट। ओके, इसमें आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1858 से स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। 1857 तक जिसने नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर देख सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कंप्लीट करते हैं आज हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार वीडियो पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देखेंगे। यहाँ पर है अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हम देख चुके हैं 1857 तक। 1857 तक क्या था, ये पूरा कंपनी का रूल था। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का रूल था। अभी 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो यहाँ पर क्राउन रूल्स चालू हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी सत्ता बना ली और कंपनी को यहाँ से हटा दिया। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली 1857 में, यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई यहाँ पर। सबसे पहले आप देखें कि जो गवर्नर जनरल चल रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो हटा दिया गया और वहाँ पर क्या कर दिया गया, वायसरॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल की जगह वायसरॉय आ गया। और इंडिया का जो पहला वायसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, इंडिया का पहला वायसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग आपका इंडिया का यहाँ पे पहला वायसरॉय हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना। दूसरा, अभी तक यहाँ पर क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी, अभी यहाँ पे क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। करेक्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अभी यहाँ पे ये कैसा सिस्टम था, ये डुअल सिस्टम था, द्वैत शासन था। द्वैत शासन टाइप का था ना, कि इनको जो भी एक्शन लेना पड़ता था पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। ये देखिए आप यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है, द्वैत जो प्रणाली चल रही थी वो खत्म कर दी गई यहाँ पर। उसकी जगह पे क्या किया गया, उसकी जगह पे एक नई प्रणाली लेके आए जिसको बोलते हैं हम राज सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर क्रिएट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोजीशन यहाँ पर क्रिएट की गई, जो बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो यहाँ पर सचिव होता था, ओके, जो भी यहाँ पर सेक्रेटरी होता था वो कौन था, वो बेसिकली कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। ओके, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, नया ऑफिस यहाँ पर क्रिएट किया गया जिसके पास पूरी अथॉरिटी थी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अब ये डिसीजन कैसे लेगा, इसकी डिसीजन की हेल्प के लिए क्या किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पर बनाया गया जिसमें 15 मेंबर होंगे। एक 15 मेंबर की यहाँ पर क्या हुआ, काउंसिल बनाई गई जो कि इसको हेल्प करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ये काउंसिल बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी थी। ओके, यहाँ पर भी सेम पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भारत सचिवों की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार समिति थी। ओके, एडवाइजरी कमेटी थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिवों को बनाया गया। ओके, यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, तो आपने क्या क्या देखा, पहला देखा गवर्नर जनरल को हटा के वायसरॉय बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले वायसरॉय थे। दूसरा जो ये डुअल सिस्टम था इसको खत्म किया गया, तो इसकी पोजीशन किसने ली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन हेल्प करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प कर रहा है आपका काउंसिल 15 मेंबर की काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प कर रही है। आई होप यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। करेक्ट, इसके बाद यहाँ पर बेसिकली क्या है, द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1858 का बेसिकली जो एक कानून जो आया था, इसका जो मेन एम था, जो उद्देश्य था, वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लेकर आना, यही उसका एक एम था। ठीक है, और इसके साथ ही आप याद रखें, और इसकी जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही थी, उस पॉलिसी में उन्होंने कुछ चेंज किए थे कि वो टेरिटोरियल वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से वो फॉर्मेट बना हुआ था वो फॉर्मेट उन्होंने चेंज नहीं किया था। जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी वो फॉर्मेट चेंज नहीं किया उन्होंने। तो याद रखिएगा 1858 में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी 1858 में क्या हुआ, यहाँ पर ये समझ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर डिमांड्स आ रही थी इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि अगर धीरे धीरे इंडिया की जो डिमांड्स अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया, थोड़ी थोड़ी डिमांड्स को अगर नहीं किया गया, तो 1857 की रिवोल्ट की तरह फिर से एक रिवोल्ट यहाँ पर हो सकता है। तो उस डिमांड को खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए, उस डिमांड को पूरा थोड़ा थोड़ा करने के लिए, जिसमें ये दोबारा ऐसा रिवोल्ट ना हो, 1861 का एक्ट यहाँ पर आता है।
ओके 1861 के एक्ट में हम देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर, ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 1868 के एक्ट में हमने क्या देखा था, पहले हमने एक पॉइंट देख चुके हैं यहाँ पर 1853 में कि आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट हो गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल्स जो थी वो यहाँ पर सेपरेट कर दी गई। उसी सेपरेट में आप देखें यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इंडियन को रिप्रेजेंटेशन देना चालू कर दिया गया। ओके, यहाँ पर इंडियन को रिप्रेजेंटेशन देना यहाँ पर चालू कर दिया गया 1861। तो 1861 आपका लैंडमार्क बन गया काई के लिए, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के लिए। यही सारी चीज आप देखेंगे यहाँ पर भी लिखी है कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कब से चालू हुआ था, ये 1861 से ये चालू हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लॉ मेकिंग में यहाँ पर इंडियन को शामिल किया गया। वायसरॉय को पावर दी गई कि वो कुछ नॉमिनेट करेंगे, कुछ इंडियंस को यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होते हैं, लेकिन वायसरॉय के द्वारा यहाँ पर उन्हें नॉमिनेट किया गया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, यही पॉइंट आप इसमें भी सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों का विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की तरह उनका रूप में नामांकित कर सकता है। और इसी तरीके से लॉर्ड कैनिंग उस समय की जो वायसराय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को यहाँ पर नॉमिनेट किया। वो कौन कौन से थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो 3 नाम ये याद रखिएगा कौन कौन से हैं। हो सकता है इनमें से पूछ लीजिए 4 नाम देके इनमें से वो कौन नहीं है। तो राजा ऑफ बनारस हैं आपके, महाराजा ऑफ पटियाला हैं एंड सर दिनकर राव हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने देखा था कि 1773 से जो एक्ट आया था उससे आप देख रहे होंगे सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जिसको हम केंद्रीकरण बोलते हैं, वो चीज यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। जो ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था केंद्रीकरण का, ओके, वो 1833 में आप देखेंगे क्या हुआ था, अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था, इतना ज्यादा केंद्रीकरण हुआ था। अब वो 1861 के एक्ट से उसको क्या हुआ, वापस से आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, वापस से क्या हो गया, वापस से जो विकेंद्रीकरण है वो स्टार्ट यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, तो जो पावर्स गवर्नर, जो पावर्स यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से यहाँ पर छीनी गई थी, वो पावर उन्हें यहाँ पर वापस देना चालू कर दिया गया। अब वो क्या हुआ, उनके पास खुद जो पहले पावर थी वो धीरे धीरे वो पावर्स उनको वापस दी जा रही थी, इंटरनल ऑटोनॉमी यहाँ पर उनको प्रोवाइड की जा रही थी। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हुआ, उसी विकेंद्रीकरण की प्रोसेस में, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस में आप देखेंगे कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पर खोली गई। कहाँ कहाँ पर खोली गई, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, उत्तर प्रांत में और पंजाब में। तो आप ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर कहाँ पर नई लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स खोली गई, या फिर ये आ सकता है कि नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स खोली गई थी बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पर जब वेस्ट प्रोविंस, यहाँ पर जब विधान परिषदों का गठन हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है वो किस एक्ट के द्वारा हुआ। तो याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, विकेंद्रीकरण की प्रोसेस किस एक्ट से स्टार्ट हुई थी, तो याद रखिएगा उससे हुआ था। सेकंड इसमें क्या हुआ, सेकंड इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम का अरेंजमेंट किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आज आप देखते हैं एक मिनिस्टर के अंडर में पूरी एक मिनिस्ट्री रहती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ, वायसरॉय काउंसिल में वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनको एक एक डिपार्टमेंट का यहाँ पर क्या बनाया गया, चार्ज बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया गया। ओके, जब पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इसमें भी पोर्टफोलियो प्रणाली ही बोलते हैं, उसको भी पोर्टफोलियो प्रणाली ही बोलते हैं। सेकंड हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर नई चीज आई, वायसरॉय को पावर मिला ऑर्डिनेंस इशू करने का। ओके, विदाउट परमिशन ऑफ, कि उनसे आपको पूछना भी नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, आप यहाँ पर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर आपको लगता है ऑर्डिनेंस इशू करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और इसकी जो लाइफ होगी वो 6 महीने की होगी। तो हमने 1861 में क्या क्या देख लिया, 1861 के एक्ट में हमने क्या क्या देखा। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई यहाँ पर सबसे पहले, क्यों, ओके, और यहाँ पर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 3 जगहों पर हुई।
साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बताया इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर चालू हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है वो भी चालू हो गया। फिर ये सारी चीज़ें गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पर लेकर आए, पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आए। और इंडियंस को जब इस रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स में शामिल किया गया तो इंडियंस कोई ऐसा काम ना कर दें जो ब्रिटिशर्स के विरोध में जाए, उसके लिए क्या किया गया, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपकी 1861 के एक्ट में हुई थी। इसके बाद आता है 1892। 1892 में क्या हुआ, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की आप देखेंगे स्ट्रेंथ थी, उनको सेंट्रल केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या किया गया, इंक्रीज किया। लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी, मतलब अगर कंपेयर किया जाए ऑफिशियल मेंबर्स में और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जो कि इंडियंस थे, तो यहाँ पर ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा रखी गई इन कंपैरिजन टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी उसको क्या हुआ, यहाँ पर पावर दी गई। यहाँ पर पावर क्या दी गई कि आप बजट डिस्कस कर सकते हैं, ओके, बजट डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके। पर क्या था, जैसे कि आपने एक बार क्वेश्चन पूछा, ओके, और इसका रिप्लाई मिल गया, तो उसको आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तो कोई क्या मतलब रहा इसका। तो पर धीरे धीरे यहाँ पर पावर्स मिलती जा रही थी। इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो नॉमिनेट होंगे वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे वो होंगे वायसरॉय से। अब वायसरॉय को कौन रिकमेंड करेगा, बाय द वायसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये दोनों यहाँ पर वायसरॉय को आपका रिकमेंड करेंगे, किस नाम को, और वायसरॉय आपको यहाँ पर सीएलसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में यहाँ पर नॉमिनेट करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा, वो नॉमिनेट करेगा आपका गवर्नर। किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। तो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया बताई गई थी कि आपके जो नॉमिनेशन होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉमिनेशन होंगे वो कैसे होंगे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉमिनेशन होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर आप देखें दिस एक्ट हैड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। कुछ जगहों पर यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्टली आप देखें प्रोविजन हुआ इलेक्शन का नॉन ऑफिशियल सीट्स पर अपॉइंट करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी पूरे एक्ट में इलेक्शन शब्द का यूज नहीं किया गया था। सेम पॉइंट आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी सेम पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है, जो मैंने बोला सेम पॉइंट यहाँ पर लिखा है। तो अभी तक हमने 1861 देखा, 1861 में रिप्रेजेंटेशन मिला और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, विकेंद्रीकरण की, पोर्टफोलियो सिस्टम आया। 1892 में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पर बनी थी 1861 में। अब क्या हुआ, अब बनी बात है ना, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन गई, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अब क्या होगा, तो 1892 में इनकी पावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, पावर्स को इंक्रीज किया। इसमें जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज की गई, और नॉमिनेशंस, मतलब 1892 याद रखिएगा पूरा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पर ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेस्ड है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में किस तरीके से काम किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आफ्टर दैट 1909 पर हम बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, ये उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो जोन थे, इसलिए मॉर्ली हो गए आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड मिंटो कौन थे, वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हुआ आपका, सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई और स्ट्रेंथ कर दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी स्ट्रेंथ 16 थी, उनकी स्ट्रेंथ कितनी कर दी गई, 60 मेंबर्स कर दी गई, 60 मेंबर्स कर दी गई यहाँ पर। और प्रोविंशियल्स में यूनिफॉर्म नहीं थी, कहीं पर कितनी यहाँ पर बढ़ाई गई, पहला चीज। सेकेंड चीज, आपकी जो एक ऑफिशियल मेजोरिटी और एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऑफिशियल्स मेंबर्स की स्ट्रेंथ को ज़्यादा रखा गया। लेकिन अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, काउंसिल की बात करते हैं, वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को ज़्यादा कर दिया गया, मतलब इंडियंस ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने लगे आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। सेम बात इसमें भी, यही सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है आपका, फिर इट एनलार्ज द, इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, आपका सबसे पहली बात इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई,
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। सेकंड पार्ट क्या देखा हमने इसमें, सेकंड पार्ट हमने देखा इसका कि यहाँ पर क्या किया गया, आपका जो ऑफिशियल मेजोरिटी है उसको मेंटेन किया रखा गया, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी से ज्यादा रखा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को ज्यादा कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। आफ्टर दैट इसकी जो फंक्शंस हैं उनको भी यहाँ पर इंक्रीज किया गया, फंक्शंस को भी इंक्रीज किया गया। डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के दोनों लेवल पर फंक्शंस को इंक्रीज किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, जो कि इसके पहले हमने देखा था 1892 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। अब यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये तो होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात, अब इसमें कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी रिफॉर्म्स होना चालू हो गए। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म कब हुआ, आपका 1909 में हुआ। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में क्या हुआ, पहली बार किसी इंडियंस को यहाँ पर एसोसिएट किया गया। ओके, किसी इंडियंस को यहाँ पर लेके आए गए, नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द बायसरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। तो सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा आपके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में अब यहाँ पर रिफॉर्म्स होना चालू हो गया 1909 से। याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म्स होना कब चालू हुआ, ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स सभी को पता है कि क्यों फेमस है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए है। मुस्लिम्स को यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट, अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है बेसिकली, आप ये चीज देखें यहाँ पर भी सेम पॉइंट्स आपके सारे लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे भी आपके सेम पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि मान के चलें कि मुस्लिम्स एरिया में सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट यहाँ पर सिस्टम लेके आया कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस का, जिस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। तो यहाँ पर आप हो गई कि अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल पर काम हो रहा था, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर भी यहाँ पर काम होना चालू हो गया था। आफ्टर दैट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, सो 20 अगस्त 1917 में ऑन 20 अगस्त 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को तैयार करना इंडिया में। ओके, और इस एक्ट को जो हम बोलते हैं, इस एक्ट को बोलते हैं मोंटागू क्लेम्सफोर्ड, इस एक्ट को हम बोलते हैं। मोंटागू उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड इस समय वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आप देखें क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली इन 1919 में सबसे पहले सिस्टम क्या लेके आया, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रल जो कंट्रोल था, डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रतिक्रिया चली आ रही थी ना, वो यहाँ पर क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी। ठीक है, जैसे कि 1773 से सेंट्रलाइजेशन की प्रतिक्रिया चल रही थी, 1833 में अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंची थी, उसी तरीके से यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की प्रतिक्रिया, सेंट्रल कंट्रोल को, ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल को प्रोविंसेस के ऊपर खत्म करने के लिए या सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग लिस्ट बना दी गई कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि आप अभी लिस्ट देख रहे होंगे, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और इसी तरीके से यहाँ पर एक लिस्ट बना दी गई प्रोविंशियल लिस्ट। और उस लिस्ट में क्या हुआ, उस लिस्ट में डिफरेंट अपने अपने एरिया के यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिए गए कि सेंटर किन सब्जेक्टों पर काम करेगा और प्रोविंसेस किन सब्जेक्टों पर काम करेगा। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर लेकर आए। However, the structure of the government continued to be centralized and unitary. इसके बाद इसमें क्या हुआ, अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रोविंसेस में। ओके, पहले तो इनको सेपरेट किया गया, इसके बाद प्रोविंसेस में क्या हुआ, प्रोविंसेस में डियार्ची इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये डियार्ची इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें क्या था, इसमें दो टाइप के सब्जेक्ट बनाए गए, एक ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और एक बनाया गया रिजर्व सब्जेक्ट। सेम पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम चीज यहाँ पर लिखी है। 1919 के एक्ट में यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों में विषयों पर विधान बनाने का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया। साथ ही साथ प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, हस्तांतरित और आरक्षित। ओके, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, जो ये आपका ये हस्तांतरित ट्रांसफर सब्जेक्ट थे
और एक रिजर्व सब्जेक्ट है। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होगा आपका, ट्रांसफर सब्जेक्ट में आप देखें एक किस तरीके से ट्रांसफर सब्जेक्ट में काम किया जाएगा। यहाँ पर काम होगा आपका तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में काम कैसे होगा आपका, ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर यहाँ पर फैसले लेगा। ओके, गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट में आपके डिसीजन लेगा गवर्नर, ठीक है, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में क्या हुआ, रिजर्व सब्जेक्ट में जो आपका डिसीजन होगा वो कौन लेगा, वो लेगा गवर्नर। ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, विदाउट बीइंग जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। तो याद रखिएगा ये दो सब्जेक्ट्स आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में ये डिफरेंस है। हस्तांतरित सब्जेक्टों में गवर्नर डिसीजन लेगा आपका जो कि मंत्रियों की सहायता लेगा। ठीक है, जो मंत्रियों की सहायता से लेगा जो कि विधान परिषद को क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। लेकिन आरक्षित विषयों पर क्या होगा, ये अपना गवर्नर डिसीजन लेगा, जो गवर्नर की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी हेल्प से डिसीजन लेगा जो कि आपकी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को उत्तरदायी नहीं होगी। तो याद रखिए यहाँ पे क्या हुआ, वापस से डुअल सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया गया जिसको हम बोलते हैं ड्याकी। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार यहाँ पर देखिए इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार यहाँ पर बाइकैमरलिज्म, अपर हाउस और लोअर हाउस यहाँ पर क्रिएट किए गए, जैसे कि आज हम सिस्टम में देख रहे हैं अपर हाउस लोअर हाउस। साथ ही साथ डायरेक्ट इलेक्शन का यहाँ पर प्रावधान लेकर आए। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में आया, तो याद रखिएगा 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन का पहली बार यहाँ पर प्रावधान। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो याद रखिएगा इन दोनों चीजों को। इसके बाद वायसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब उसमें कुछ काम तो होनी था, उसमें 6 मेंबर्स थे। ठीक है, उन 6 मेंबर्स से जो आपके 3 मेंबर्स होंगे वो आपकी इंडियन में होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो काम पूरा हो गया था ना, जो रिफॉर्म्स वगैरह होने थे। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में होने थे, अभी 1 मेंबर हुआ, अब 6 में से 3 मेंबर्स आपके इंडियंस होने चाहिए। इसके साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा दिया गया, अभी तक मुस्लिम्स के लिए था, अब सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को यहाँ पर दे दिया गया। इट ग्रांटेड अ फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। ठीक है, तो यही पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पर भी सेम पॉइंट लिखे। इस कानून में संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत अधिकार प्रदान किए गए। ओके, सो यहाँ पर वोटिंग राइट किसको भी प्रदान किए गए, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को दिए गए। जो डायरेक्ट इलेक्शंस में बोल रहा था ना, उसके लिए है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर एक नया सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया गया जिसको बोलते हैं हम हाई कमिश्नर। नया ऑफिस यहाँ पर सेटअप किया गया फॉर इंडियंस इन लंदन में, ये किया गया एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया ऑफिस यहाँ पर किया गया, हाई कमिश्नर करके एक ऑफिस यहाँ पर सेटअप किया गया। ओके, उच्च आयुक्त यहाँ पर एक नया कार्यालय सेटअप किया गया जिसमें क्या हुआ, जो भारत सचिव थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, उसके कुछ फंक्शंस उसको दिए गए। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर सेटअप किया गया और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर 1926 में सेटअप हो गया था। पहली बार यहाँ पर क्या हुआ, प्रोविंशियल बजट आपका सेंट्रल बजट से आपका अलग से यहाँ पर पेश हुआ। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये कहा गया था कि 10 साल बाद एक बार फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमीशन बनाएंगे जो कि चेक करेगा कि इंडिया मतलब कि जो कि चेक करेगा, जो नया हमारी रिपोर्ट आएगी, लॉ वगैरह जो बनेगा, कि इंडिया कितना रिस्पॉन्सिबल हुआ है, जो पूरी चीज यहाँ पर चेकअप करेगा। तो अभी हम देखें कि हमने शॉर्ट में 1919 में क्या क्या देखा। 1919 में अगर हम बात करते हैं तो 1919 में सबसे पहले हमने क्या देखा, सेंट्रल सब्जेक्ट क्रिएट किए गए और प्रोविंशियल सब्जेक्ट किए गए। पहला प्रोविंशियल सब्जेक्ट में क्या किया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट किए गए जो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं आपके और रिजर्व सब्जेक्ट है। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर डिसीजन लेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या हुआ, गवर्नर डिसीजन लेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ये हुआ। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बात आती है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में अब क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जो टोटल 6 मेंबर्स होंगे उसमें से 3 मेंबर्स कौन होंगे, हमारे इंडियंस होंगे। ये भी एक स्टेप्स लिए गए कि 3 मेंबर्स यहाँ पर इंडियंस होंगे। ये इतनी बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 3 मेंबर्स इंडियन होंगे
और यहाँ पर पहली बार एक सिस्टम लेकर आए जिसमें क्या होगा, आपका डायरेक्ट इलेक्शन का यहाँ पर स्टेप लिया गया। जो नई चीज़ थी वो क्या थी, डायरेक्ट इलेक्शन थी, डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा बाई कैमरलिज्म, अपर हाउस और लोअर हाउस सेट किए गए। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए क्या गया, डायरेक्ट इलेक्शन के लिए फ्रेंचाइजी आपकी सेटअप की जाएगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो बोलते हैं। ओके, पर वो यूनिवर्सल नहीं थी, ये किस बेसिस पे थी, आपकी प्रॉपर्टी, आप टैक्स कैसे दे रहे हैं, आपकी एजुकेशन के बेसिस पे थी। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था आपका, उसका कुछ फंक्शंस, यहाँ पर एक नया ऑफिस बनाया गया। उस ऑफिस का नाम था हाई उच्च आयोग था, हाई कमिश्नर। यहाँ पर एक नया ऑफिस बनाया गया और उसको ये कुछ पार्ट्स यहाँ पर कर दिए। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में यहाँ पर बन गई। आफ्टर दैट जो आपका ये सिस्टम चला आ रहा था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम चला आ रहा था, उसको कंटिन्यूड किया गया और बढ़ा दिया गया। अब सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी यहाँ पर 4 लोगों को, कम्युनिटीज को यहाँ पर ऐड किया गया। आफ्टर दैट प्रोविंशियल बजट, जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज थे, तो प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट यहाँ पर पहली बार अलग अलग पेश हुए यहाँ पर। और आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि स्टैट्यूटरी कमीशन को हम यहाँ पर सेटअप करेंगे 10 साल बाद। मतलब कि 1919 में आया था तो 1929 में उनका था कि हम सेटअप करेंगे, लेकिन 1929 में ये सेटअप ना करके, ओके हम बात करेंगे साइमन कमीशन, 1929 में सेटअप ना करके अब क्या हुआ, 1927 में ही साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ आपका, ठीक है, सर जॉन साइमन, 7 मेंबर्स की कमेटी थी, ठीक है। अब जब 7 मेंबर्स की कमेटी थी तो इसमें अब वो फैसला करेंगे कि इंडियंस कितने रिस्पॉन्सिबल हुए गवर्नमेंट संभालने के या नहीं हुए। तो बट बात ये थी इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। अब जब इसमें इंडियंस नहीं था तो ये चीज़ इंडियंस को बड़ी बुरी लगी थी कि आप इंडियंस का फैसला ले रहे हो और उसमें कोई इंडियंस नहीं है। ओके, तो इस चीज़ पर बेसिकली यहाँ पर साइमन गो बैक और लाला लाजपत राय, जब आप देखेंगे कि जिनका देहांत हो गया था, उन लाठी मारी गई थी उनको। सो ये पूरा मतलब यहाँ पर बताया गया है साइमन कमीशन पर। सेम चीज़ आप देखेंगे, पूरा सब कुछ जो है वो इसमें सेम चीज़ लिखी है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट और सिविल सर्विस एग्ज़ाम करके आप सर्च करेंगे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम करके आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे चैनल, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था वो देख लेते हैं। रिपोर्ट में पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आया था, रिपोर्ट में पहला पॉइंट आया था कि जो डीआरकी सिस्टम आपने डुअल सिस्टम्स प्रोविंशियल्स में सेटअप किया है वो खत्म कर दें, सबसे पहली बात। दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को यहाँ पर आगे बढ़ा देना चाहिए, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। सेम पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, ओके, कुछ भी मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। द्वैत शासन प्रणाली खत्म कर देनी चाहिए, राज्यों में सरकारों का विस्तार होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार के संघ की स्थापना कर देनी चाहिए। जो फेडरेशन सिस्टम है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टेट्स, ये कभी हो नहीं पाया। इसके लिए उन्होंने बोला था कि होना चाहिए। कम्युनल प्रैक्टिस को, सांप्रदायिक जो है उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा जो उन्होंने यहाँ पर बोले थे। इस प्रपोजल्स को कंसीडर करा कमीशन ने जो प्रपोजल भेजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी वो इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हुई थी, लेकिन कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं। उसके बाद कुछ कम्युनल अवार्ड देख लेते हैं। कम्युनल अवार्ड क्या था, 1932 में आप देखेंगे कम्युनल अवार्ड, जो उस समय राम से मैकडोनल्ड जो आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए बोला कि मैं माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ और कम्युनल अवार्ड वगैरह लेकर आए। इस अवार्ड में क्या था, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, जो मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को तो थे ही, पहले मुस्लिम्स को दिए गए थे, फिर 4 लोगों को और दिए गए, यूरोपियंस को भी। इसके बाद उन्होंने कहा अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट वगैरह को भी हम ये एक्सटेंड करेंगे। फॉर दैट यहाँ पर गांधी जी ने बेसिकली यहाँ पर फास्ट एंड टू डेथ पर बैठ गए थे, यरवादा जेल में थे, और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि अगर ये यहाँ पर ये होता है, सुभाष चंद्र बोस जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से कहा था उन्होंने, अगर ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है तो जीवन भर के लिए शेड्यूल कास्ट का हम अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ये नाम पर एक इस टाइप का प्रोविजन उनकी जो आगे की जीवन है उसको पूरा बिगाड़ देगा। और बी आर अम्बेडकर जी ने इस बात को समझा और यहाँ पर उन्होंने कम्युनल अवार्ड पर साइन ना करते हुए पूना पैक्ट पर साइन किया गया, जहाँ पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट हुआ, ठीक है, रिजर्वेशन मिला, जैसे कि आज अभी देखते हैं ना आप रिजर्वेशन है सीट्स में, उस चीज को वहां पर किया गया पूना पैक्ट में।
इस सारी चीज़ों को देखते हुए 1935 में एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सोर्स है 1935 का जो एक्ट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, बहुत बड़ा सोर्स है, जिससे मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हमने देखा 1919 में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई 1919 में, जैसे कि आप देखें डियाकी सिस्टम जो है आपका डुअल सिस्टम वो प्रोविंसेस में आया। तो अब इससे क्या था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो ये सिस्टम है सबसे पहले तो यहाँ पर खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब ये सिस्टम यहाँ पर खत्म कर दिया गया और यहाँ पर क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का यहाँ पर सिस्टम लेकर आया गया। ये सेम पॉइंट आप देखेंगे लिखा हुआ है हिंदी में भी। ओके, सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का यहाँ पर सिस्टम लेकर आए गए। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये हुआ डियाकी सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये यहाँ पर ऑटोनोमस यूनिट्स की तरह यहाँ पर काम कर रही थी, स्योमत्ती की तरह यहाँ पर ये काम कर रही थी। अब इन्हें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, और जो गवर्नर था बेसिकली, जो यहाँ पर गवर्नर एक्ट करता था, उसको अब सारे एक्टों के लिए एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पर काम करना था। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ 1937 2 साल ही काम हुआ, 1939 में उसको वापस से खत्म कर दिया गया। पहला पॉइंट, ऐसा क्यों किया गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था यहाँ पर, तो ये खत्म कर दिया गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन जो कि आपके प्रोविंसेस हो गए या प्रेसिडेंशियल स्टेट हो गए। प्रेसिडेंशियल स्टेट जो कि आपके अभी भी राजा महाराजाओं के अंदर में है, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में नहीं है, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे आपके। इसमें क्या हुआ, एक फेडरेशन तैयार करने की एक बात की गई, फेडरेशन तैयार किया जाएगा। सेकेंडली जो यहाँ पर एक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर लिस्ट डिवाइड हुई, जैसे कि आज हम लिस्ट देखते हैं ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअरी पावर लिस्ट। तो इसी तरीके से एक लिस्ट यहाँ पर ये तैयार की गई। फेडरेशन कभी नहीं आया क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्टेट्स ने कभी उनको ज्वाइन किया ही नहीं। सो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिए। तीसरा पॉइंट, डियाकी सिस्टम जो कि आपका प्रोविंशियल्स में आप देख रहे हो कि एक प्रॉब्लम थे, अब उसको सेंटर में कर दिया गया और उसमें सेम उसी टाइप से सब्जेक्ट लेके आए गए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट करके सेम प्रोविजन वहां पे किया गया। बाई कैमरलिज्म का आप जो प्रोविजन था वो 11 प्रोविंसेस थे टोटल, उस 6 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वो 6 कौन कौन से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह, यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास की तरह, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स के लिए और लेबर्स के लिए इंट्रोड्यूस आगे बढ़ा दिया गया। तो अभी तक हमने देखा था मुस्लिम्स के लिए था, फिर आप देखेंगे सिख के लिए हुआ, एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ, क्रिश्चियंस के लिए हुआ, यूरोपियंस के लिए हुआ। अभी यहाँ पर क्या हुआ, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए हो गया ये। ओके, इसके बाद वुमेन्स के लिए हो गया और लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक एस्टेब्लाइज किया गया था, मैंने आपको बताया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ इंडिया एडवाइस करेगी, जिसमें 15 मेंबर होंगे। ठीक है, जो कि 1858 के तहत इसको किया गया था, वो खत्म कर दिया गया। यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स, एक टीम बना दी गई जो कि उन्हें एडवाइस करेगी। इसके बाद फ्रेंचाइजी सिस्टम, वोटिंग राइट्स जो थे वो 10% लोगों को, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट द वोटिंग राइट। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे बात की गई। अभी यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रल सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर सेटअप हो गई थी। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर कहा गया कि बट इट आल प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन अब प्रोविंशियल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर कहा गया। फेडरल कोर्ट की बात की गई विच वाज सेटअप इन 1937। तो अभी हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए गए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1919 की जो एक प्रॉब्लम थी उसको खत्म किया गया। ओके, अब प्रोविंशियल जो अपनी प्रोविंशियल स्टेट्स है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर आप देखेंगे प्रोविंशियल स्टेट्स में ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करने लगे। डीआरसी सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, याद रखिए इसमें अभी काम कैसे होगा, इसमें गवर्नर काम करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, और जो मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं। तो सेंटर में क्या हुआ, सेंटर में डियाकी इंट्रोड्यूस कर दी गई और सेम वहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए।
फेडरेशन की बात की गई थी। फेडरेशन क्या है आपका? फेडरेशन में आपके दोनों मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस हैं उन्हें यहाँ पर मिला के एक फेडरेशन बनाना था, लेकिन कभी ये सेटअप हो ही नहीं पाया। इसके बाद सब्जेक्टों को डिवाइड किया गया, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में सब्जेक्टों को इस तरीके से डिवाइड किया गया। ओके, अभी क्या हुआ, जो आपके प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में क्या हुआ, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। 11 प्रोविंसेस थे, 11 में से 6 में इंट्रोड्यूस किया गया। वो 6 कौन कौन से हैं? बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस और आसाम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की प्रणाली चली आ रही थी सांप्रदायिकता की, उसको आगे बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ाया किस किस को? डिप्रेस्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट बेसिकली, उसके बाद वुमेन्स वेलफेयर और इंडियन लेबर्स या फिर वर्कर्स की हम बात कर सकते हैं। इसके बाद जो काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको खत्म कर दिया गया। 15 मेंबर्स की कमेटी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को एक टीम ऑफ एडवाइजर दे दी गई जो टीम इनको एडवाइस करेगी। वोटिंग राइट्स का भी एक प्रोविजन चला आ रहा था। वोटिंग राइट्स में अब क्या हुआ, बढ़ा दी गई। टोटल 10% टोटल पॉपुलेशन के लोग हो गए जो वोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर सेटअप की गई और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर सेटअप किया गया। इसके बाद फेडरल कोर्ट सेटअप करने की बात की गई जो कि 1937 में फेडरल कोर्ट बनेगा। 1935 के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर युद्ध चालू हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह चालू हो जाता है। एंड आफ्टर दैट उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं बची ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि अब वो और इंडिया पर राज कर सकें। तो जो रिलेशंस थे उनको एक नॉमिनल रिलेशंस रखने के लिए अब वो ये प्रेशर जो उनको वर्ल्ड वाइज पड़ रहा था, वो ये समझ चुके थे कि इंडिया को अब छोड़ना पड़ेगा। उस समय रॉयल इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी म्यूटिनी वगैरह जो ये हुई एट दैट टाइम, वो ये समझ चुके थे कि इस समय जो मतलब उनकी स्टील फ्रेम थे जिस पर वो डिपेंड करते थे, अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है और इंडिया को उनको छोड़ के जाना ही होगा। और उसी के स्टेप्स में आप देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है। ओके, तो जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जनवरी 1948 में खत्म हो जाएगा। ओके, 30 जून 1948 में खत्म हो जाएगा। कब डिक्लेयर किया? 20 फरवरी 1947 में। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर माउंट बेटन को, लॉर्ड माउंट बेटन को यहाँ पर वायसरॉय की तरह यहाँ अपॉइंट किया। ओके, वायसरॉय की तरह अपॉइंट किया। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपकी आती है 20 फरवरी 1947 में कि 30 जनवरी 1948 को यहाँ पे खत्म हो जाएगा ब्रिटिश रूल। एक और डिक्लेरेशन जून में आती है। ओके, एक और डिक्लेरेशन 3 जून 1947 में ही आती है। वो डिक्लेरेशन क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो भी यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ओके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, अगर उसमें से कोई कम्युनिटी ऐसी है जो कोई पार्टी ऐसी जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहेगी तो वो नहीं मानेगी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वी आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट। जो नहीं मानना चाहेंगे वो नहीं मानेंगे। और उसी दिन आप देखें 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पर क्या किया, पार्टीशन का जो प्लान था उसको यहाँ पर रख दिया कांग्रेस के सामने, मुस्लिम लीग के सामने, इंडियन के सामने वो प्लान रख दिया जिसको बोला जाता है माउंटबेटन प्लान। एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस जो हम हिस्ट्री में देखते हैं, कांग्रेस ने ये प्लान को एक्सेप्ट किया, पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। उसके बाद ही आप देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। उसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। वो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये एक्ट कहता है दैट ये ब्रिटिश रूल जो है आपका इंडिया में वो खत्म हो जाएगा। ओके, और इंडिया को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट्स के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया ऑन 15 अगस्त 1947। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से क्या होगा, 15 अगस्त 1947 से इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री की तरह यहाँ पर काम करेगी, पहला। दूसरा, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंस की बात की गई, इंडिपेंडेंस हो गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने बताया कि यहाँ पर अब 2 डोमिनेंस बन रहे हैं आपके, एक इंडिया और यहाँ पर एक पाकिस्तान, जिनके पास पूरा राइट होगा कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ वो अपने रिलेशंस कैसे रखना चाहते हैं। अगर हटना चाहते हैं वहां से तो वो हट सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया गया, अब यहाँ पर वापस से जो गवर्नर जनरल था पहले कंपनी रूल में, फिर उसको वायसरॉय किया गया। वापस से एक यहाँ पर क्या गया, गवर्नर जनरल, उन्होंने बोला गया कि गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे
जो कि ब्रिटिश किंग को हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, जो कि ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि कैबिनेट उनको ब्रिटिश किंग को एडवाइस करेगा कि किसको गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट करना है इंडिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, इसके बाद इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होंगी, ओके, इंडिया और पाकिस्तान की, वो क्या करेंगी, वो बेसिकली फ्रेम करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर फ्रेम करेंगी, और साथ ही साथ कोई भी एक्ट यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो कोई भी एक्ट वगैरह बनाए गए हैं उनको खत्म कर सकती हैं। इवन जो आपका इंडिपेंडेंस एक्ट है उसे भी चेंज कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, जैसा चाहे कर सकती हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू लेजिस्लेट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उतने समय के लिए, जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है, वहां पर आप लेजिस्लेट करेंगे, आपको वहां पर लेजिस्लेशन यहाँ पर बनाना पड़ेगा फॉर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। सेम पॉइंट्स आप देखेंगे हिंदी में यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें बताएगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट यहाँ पर पास नहीं कर सकता है इंडिया के लिए, और ना ही वो लागू होंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सिस्टम खत्म कर दिया गया, और यहाँ पर एक नया सिस्टम जो बनाया गया वो है था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, जिसमें सारे जो फंक्शंस थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ को ट्रांसफर कर दिए गए। ब्रिटिश जो पैरामाउंटेसी थी आपकी प्रिंसली स्टेट पर जो ब्रिटिश का राज चल रहा था, मतलब स्वामी थे जो ब्रिटिश यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के, वो खत्म कर दिया गया, और जो उनका रिलेशन था ट्राइबल अफेयर्स के साथ वो भी यहाँ पर खत्म हो गए। इसके बाद देखते हैं फ्रीडम को ग्रांट किया गया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, कि या तो वो मतलब इंडिया को ज्वाइन करना चाहें तो इंडिया को कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर एक प्रॉमिस किया था कि इंडिया को जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और पाकिस्तान को जितना ज़्यादा छोटा से छोटा हो सके वो यहाँ पर कोशिश करेंगे वो करने की। इसके बाद यहाँ पर कहा गया कि गवर्नेंस के लिए जब तक कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के हिसाब से गवर्न करेंगे। किस तरीके से उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, पर जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती है, जब तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से गवर्न आपको किया जाएगा। इसके साथ जो ब्रिटिश मोनार्क थे, ब्रिटिश के जो राजा थे, बेसिकली उनका जो पावर था राइट टू बीटो, कोई भी बिल को बीटो करना या फिर रिजर्व करना किसी बिल को, वो पावर यहाँ पर खत्म कर दी गई। लेकिन ये पावर गवर्नर जनरल को ट्रांसफर कर दी गई। ओके, इसके बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और द प्रोविंशियल गवर्नर थे, वो सिर्फ एक नाम के लिए हेड यहाँ पर बचे थे, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे हेड करेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन थे, वो इंडियंस थे। तो ये सिर्फ नॉमिनल हेड बने थे, जैसे कि आज आप देखते हैं प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, किसकी एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, यहाँ कैबिनेट के मिनिस्टर्स पे यहाँ पे हेड काम करते हैं। टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसको ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पर फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड से, अब वो एम्परर ऑफ इंडिया यहाँ पर नहीं बचे थे। नए सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, और कोई भी पोस्ट जो रिजर्व की जाती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा नहीं होगी। लेकिन जो भी फीचर्स वगैरह, जो भी आपका सैलरी वगैरह यहाँ पर आपको सर्विसेज वगैरह सिविल सर्विस को मिल रही थी, वो कंटिन्यूड रहेगी यहाँ पे। आफ्टर दैट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 को, ठीक है, ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड, और यहाँ पर पावर ट्रांसफर कर दी गई, दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर पावर ट्रांसफर कर दी गई। उसी के साथ लॉर्ड माउंटबेटन आपकी पहली गवर्नर जनरल बनते हैं न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इसमें इंडिपेंडेंस एक्ट में आप देखेंगे ब्रिटिश रूल को खत्म किया गया, ब्रिटिश रूल का यहाँ पर खत्म किया गया, एम्परर ऑफ इंडिया नहीं बची अब वो, ठीक है, किसी भी बिल को बीटो नहीं कर सकते, रिजर्व नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रोविजन खत्म किया गया। गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से करेंगे जब तक नहीं होता है। प्रिंसली स्टेट्स को बेसिकली पावर दी, राइट्स दिए गए कि वो किसी भी स्टेट्स के साथ कर सकते हैं। ओके, प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश के जो रिलेशंस थे प्रोविंसेस के साथ वो खत्म किए गए, ट्राइबल के साथ वो सारे रिलेशंस यहाँ पर खत्म किए। सिविल सर्वेंट्स हम नए अपॉइंट नहीं होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरा यहाँ पर प्रोविजन यहाँ पर इंडिपेंडेंस एक्ट में किया गया। इसके बाद ये इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी आपकी, उसकी जो पोर्टफोलियोज हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, कौन से पोर्टफोलियोज किसने किए थे, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
इसी तरीके से फ्री फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 में कौन सा पोर्टफोलियो किसने संभाला था वो भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ लाइन्स हैं वो आप देख लीजिए, जैसे कि कोऑर्डिनेटेड और अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स क्या होती हैं। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स होती हैं जो हायर सिविल पोस्ट पर हो, जैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी पोस्ट, वो थी कोऑर्डिनेटेड। अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट जो नीचे लेवल की पोस्ट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर इंडियंस के लिए यहाँ पर रखी गई थी। ओके, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बजट का सिस्टम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। 1860 में बजट का सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। सिस्टम ऑफ बजट किस एक्ट के द्वारा हुआ था, 1860 में किया गया था, तो एक पॉइंट ये याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे ली कमीशन आपसे पूछा जा सकता है, तो ली कमीशन आपके किस लिए थी, किस पर्पस के लिए अपॉइंट की गई थी, टू रिकमेंड ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस, सिविल सर्विस के लिए यहाँ पर अपॉइंट की गई थी। तो याद रखिएगा रिकमेंडेशन, ली कमीशन सिविल सर्विस के लिए रिकमेंडेशन देती है। ओके, इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो बिल है आपका वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था 4 जुलाई 1947 को। उसको परमिशन मिली 18 जुलाई 1947 को और फोर्स में आया था 15 अगस्त 1947 को। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फोर्स में कब आया था, 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर आया था। इसके बाद द बाउंड्रीज बिटवीन द टू डोमिनियंस वे डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय रेडक्लिफ। ओके, पाकिस्तान इंक्लूड द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस and the district of the Silite in Assam. The referendum in the northwest frontier provinces and Silite was in the favor of Pakistan. तो ये देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान को उस समय कौन कौन से रीजन यहाँ पर दिए गए थे। एंड इसी के साथ आपका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो आपका खत्म होता है। एंड थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच।